चलो इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का केमिस्ट्री का क्लास है ना, ये ड्रॉ कर लियो ना सब? गुड, वेरी गुड, यहां तक हो गया सबका, ठीक है। देखो केमिस्ट्री में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स कर लिया था, ठीक है, और ये वैलेंसी मैंने आपको पढ़ा दिया था। वैलेंसी आपको याद हो जाना चाहिए, जल्दी जल्दी आंसर करते जाओ। तो मैं एटम या आयंस का नेम लेते जाऊंगा, आपको वैलेंसी बताना है, ठीक है। कैल्शियम 2, जिंक का भी 2 है, समझ में आ रहा है ना। पोटेशियम का 1 है। एल्यूमिनियम 3, वेरी गुड, एल्यूमिनियम का 3 है। बैरियम का 2। लेड का भी 2। मर्क्यूरी 1 भी आपको लिखाया हो, मर्क्यूरी 2 भी लिखाया हो। हमारे सिलेबस में मर्क्यूरी 2 है, 1 नहीं है, मर्क्यूरी 2 है। तो आप याद रखना मर्क्यूरी का वैलेंसी इज 2। हमारे सिलेबस में हमें सिर्फ मर्क्यूरी 2 वाला कंपाउंड देखने को मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है, मर्क्यूरी का हमें 2 याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट सिल्वर 1 है ना, 1 और 2 दोनों शो करता है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिल्वर 1 दिखाई देगा जो वैलेंसी 1 शो करता है। कॉपर का वैलेंसी, कॉपर 1 भी होता है, कॉपर 2 भी होता है, तो वैलेंसी 1 2 दोनों होता है। और हमें हमारे सिलेबस में दोनों का कंपाउंड दिखाई देगा, कॉपर 1 का भी कंपाउंड दिखाई देगा और कॉपर 2 का भी कंपाउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आप आंसर करते जाओ। देखो अनायंस लिख रहा हूं, वैलेंसी बताते जाओ। तो सल्फाइड वैलेंसी इज 2। सल्फाइट SO3 वैलेंसी इज 2। SO4 सल्फेट वैलेंसी इज 2। कार्बोनेट CO3 वैलेंसी इज 2। बाइकार्बोनेट वैलेंसी इज 1। डाइक्रोमेट Cr2O7 वैलेंसी इज 2। नेक्स्ट क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, समझ में आ रहा है ना, इन सब का वैलेंसी 1 होता है। हाइड्रोक्साइड 1। नाइट्राइट, नाइट्रेट 1। आपको वैलेंसी याद रहेगा तभी आपका क्लास 10th का केमिस्ट्री स्ट्रांग हो सकता है। जब आपको वैलेंसी याद रहेगा तब तो आप केमिकल फॉर्मूला बना पाओगे कंपाउंड्स का। आपको पढ़े थे ना 9th में, केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हैं, है कि नहीं, वैलेंसी इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे मान लो आपको जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला बनाना है, तो हमें पता है जिंक का सिंबल है Zn, जिंक का वैलेंसी होता है 2। क्लोराइड का सिंबल है Cl, क्लोराइड का वैलेंसी होता है 1। तो दोनों के वैलेंसी को इंटरचेंज कर देंगे और इसको ऐसे लिखेंगे ZnCl। तो जब आपको वैलेंसी याद रहेगा सबका, तब तो आप बना पाओगे केमिकल फॉर्मूला। तो अगर आप केमिकल फॉर्मूला लिखना चाह रहे हो खुद से, तो आपको वैलेंसी याद रहना चाहिए, तभी आप केमिकल फॉर्मूला खुद से लिख पाओगे। हर्ष समझ में आ रहा है ना? तब तो वैलेंसी याद कर लेना सब, ठीक है। चलो केमिस्ट्री में हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस, या केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, यही है ना। तो हेडिंग दो, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अब आप केमिकल रिएक्शन के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6-7 से आपको पढ़ाया जा रहा है केमिकल रिएक्शन के बारे में। ये केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल चेंज। आप इसको केमिकल चेंज के नेम से पढ़ते थे। आप पढ़े हो ना, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। फिर आप एक और चेंज पढ़े थे,
फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज में किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे मान लो आपके पास पेपर है, उस पेपर को आप टीयर कर दो, फाड़ दो, तो वो कैसा चेंज है, केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज? अरे पहले ये तो बताओ, आपके पास पेपर है, उस पेपर को आपने छोटे छोटे पीसेस में फाड़ दिया, उसको टीयर कर दिया, वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है? वो फिजिकल चेंज है। समझ में आ रहा है ना? जब आप पेपर को फाड़ते हो, टीयर करते हो, तो छोटा छोटा पीसेस भी तो पेपर ही रहता है ना, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है क्या? नहीं, पेपर पेपर ही रहता है। फिजिकल चेंज, किसी नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, दैट इज फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे आप किसी चीज को जला दो, बर्न कर दो, बर्निंग एक केमिकल चेंज है। आप पेपर को जला दो तो आपको पेपर का ऐश मिलेगा ना, वो पेपर नहीं है, वो कुछ नया सब्सटेंस है। तो जब भी कोई नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज केमिकल चेंज, दैट इज केमिकल चेंज। तो ध्यान रखना, फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। इन केमिकल चेंज देयर इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस। न्यू सब्सटेंसेस कहां बनेगा, केमिकल चेंज में, और फिजिकल चेंज में कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, फिजिकल चेंज। ध्यान से सुनो, जब वाटर सॉलिड फॉर्म में रहता है ना, आइस के फॉर्म में, तो उस समय आइस में जो आइस का मॉलिक्यूल्स है ना, वो H2O ही होता है। और जब आप आइस को मेल्ट करते हो तो वाटर मिलता है, वाटर का भी मॉलिक्यूल H2O ही होता है। और जब आप वाटर को बॉईल करते हो तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, और उसका भी मॉलिक्यूल क्या होता है, H2O। यानी मॉलिक्यूलर लेवल में कोई चेंज ही नहीं आया, कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। नए सब्सटेंस बनने का मतलब है मॉलिक्यूल चेंज हो जाना चाहिए, कोई नया मॉलिक्यूल बन जाना चाहिए, तब हम लोग बोलेंगे नया सब्सटेंस बना है। तो केमिकल चेंज में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो जाता है, नया नया मॉलिक्यूल्स बन जाता है। तो फ्रीजिंग, मेल्टिंग, बॉइलिंग, समझ में आ रहा है ना, कॉन्डेंसेशन, सब्लिमेशन, इन सब में फिजिकल चेंज होता है। क्लियर है ना यहां तक? ये सब ध्यान में रहेगा ना? वेरी गुड। चलो आप बताओ, लाइट बल्ब है ना, जैसे क्लास में देखो लाइट बल्ब है, मान लो ये बल्ब ऑफ था, आपने स्विच ऑन किया, बल्ब ग्लो करने लगा, तो कुछ चेंज हुआ कि नहीं हुआ? कुछ चेंज हुआ। तो ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? दिस इज फिजिकल चेंज। समझ में आ रहा है ना? जब बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था तो बल्ब जिस मटेरियल का बना हुआ है उसी मटेरियल का था, और जब आप बल्ब को ग्लो कराए तो भी बल्ब का मटेरियल सेम ही है। क्या बल्ब का मटेरियल चेंज हो गया? नहीं। तो ग्लोइंग ऑफ बल्ब इज अ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट बताओ, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। कुछ लोग बोल रहे हैं फिजिकल चेंज, कुछ लोग बोल रहे हैं केमिकल चेंज। फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड इज फिजिकल चेंज। अरे क्लाउड कैसे बनता है, ये तो आप वाटर साइकिल बचपन से पढ़ते आ रहे हो। वाटर इवेपोरेट करता है, तो इवेपोरेशन एक तरह का फिजिकल चेंज है। वाटर का मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होता है, जो लिक्विड में वाटर था सरफेस पे, वही तो इवेपोरेट होकर क्लाउड बन गया। तो क्लाउड में भी वाटर का मॉलिक्यूल सेम ही है, H2O। हाँ बोलो। पेपर तो पेपर ही रहेगा, पेपर को फाड़ते हो तो पेपर पेपर ही रहता है ना, कोई नया सब्सटेंस बन जाता है? नहीं। हाँ, लेकिन जब पेपर को जलाओगे तब देखते हो राख बन जाता है वो, तो वो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन है। समझ में आ रहा है ना? ठीक से रखो पैर अपना, समझ में आ रहा है ना? चलो इसके बाद लिखो आप लोग, सबसे पहले लिखो फिजिकल चेंज, लिखो तो एक लाइन छोड़ करके लिखो फिजिकल चेंज। इसमें लिखो एरो देकर, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। लिखो फिजिकल चेंज, एरो देकर लिख लो, नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड।
नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है इसमें। नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। इसका एग्जांपल लिखो आप लोग, फिजिकल चेंज के एग्जांपल में लिखो, लिखो एग्जांपल में लिखो मेल्टिंग, मेल्टिंग कॉमा फ्रीजिंग कॉमा बॉइलिंग, मेल्टिंग कॉमा फ्रीजिंग कॉमा बॉइलिंग, हाँ, कॉमा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन पता है ना, जिसमें ऑब्जेक्ट डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है ना। इसका एग्जांपल क्या, जैसे नैप्थलीन बॉल्स, कैम्फर, कैम्फर होता है ना कपूर, जिसको जलाते हैं हम लोग आरती वारती के टाइम, अगरबत्ती। कौन बोल रहा है माचिस, समझ में आ रहा है, उसी से आग लगा देंगे, कल ही बता रहे। हाँ गुड, क्या, वेरी गुड। हाँ बोलो हर्ष, खड़े हो जाओ। हाँ अनुज खड़े हो जाओ। हाँ क्या बोल रहे, बोलो। अब उसको बोलने दो, तुम तो नहीं बोलना चाह रहे हो ना, बोलो। इंसेंस स्टिक, हाँ तो इधर खड़े हो, अभी खड़े हो, बैठ कैसे। तो इंसेंस स्टिक ला के रख देते हो घर में तो गायब हो जाता है, धीरे धीरे उड़ जाता है वो हवा बन के, नहीं ना। बर्निंग ऑफ इंसेंस, तो जला दिए तो केमिकल चेंज हो गया ना। हम लोग फिजिकल चेंज का बात कर रहे हैं। जैसे घर में नैप्थलीन बॉल्स लाते हैं ना, कपड़ा वपड़ा में डाल देते हैं, वो व्हाइट कलर का गोली देखे हो ना, नैप्थलीन बॉल, उसको छोड़ दो बाहर एयर में, आप देखना धीरे धीरे वो खुद ही कम होते जाता है, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होते जाता है। दैट इज सब्लिमेशन। समझ में आ रहा है ना। ये आइसक्रीम वाले को देखे हो ना, आइसक्रीम वाला जो अपना ट्रॉली लेके घूमते रहता है, उस ट्रॉली के अंदर क्या होगा, आइस होगा कि नहीं, तभी तो आइसक्रीम ठंडा रहेगा ना। तो वो आइस पानी वाला आइस नहीं होता है, वाटर से नहीं बनता है, वो ड्राई आइस होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बनता है। तो वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फिर से बोलो जोर से, सब्लिमेशन। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बैठ। इंसेंस स्टिक, तुमको बोल तो रहे हैं वो फिजिकल चेंज नहीं है बेवकूफ। इधर ध्यान से सुनो, सब्लिमेशन एक तरह का फिजिकल चेंज है, और जो अगरबत्ती जो जलता है ना वो केमिकल चेंज है। तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज सेम कैसे हो सकता है। अब बैठ जाओ, अब हो गया, समझ में आ रहा है ना। सब गलत गलत एग्जांपल नहीं पढ़ा करो। अब मेरे ही पे एलिगेशन लगा दो, अब समझ ना, स्कूल वाले टीचर पे एलिगेशन लगा दोगे, बोले उल्टा। तुमको लगता है कि तुम सही से पढ़े होगे और तुमको सही से कॉन्सेप्ट याद होगा, हाँ? जब तू खुद ही पे नहीं भरोसा है तो कैसे टीचर पे एलिगेशन लगा दे रहे हो। तब बैठो अनुज, लिखो, लिख लिया इसमें, मेल्टिंग कॉमा फ्रीजिंग कॉमा बॉइलिंग कॉमा सब्लिमेशन कॉमा इवेपोरेशन, इवेपोरेशन लिखो, कॉमा इवेपोरेशन, है ना, फुल स्टॉप। नेक्स्ट टाइम में और भी कुछ कुछ एग्जांपल लिखो, फिजिकल चेंज का एग्जांपल लिखो, लिखो ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, जल्दी जल्दी लिखते जाओ ये सब एग्जांपल, ये सब एग्जांपल आपके दिमाग में रहना चाहिए। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास कॉमा टीयरिंग ऑफ पेपर कॉमा फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये सब फिजिकल चेंज है। ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, टीयरिंग ऑफ पेपर, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, ये सब फिजिकल चेंज है। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके नेक्स्ट लिखो आप, नेक्स्ट लिखो केमिकल चेंज, एक लाइन छोड़ करके लिखो आप केमिकल चेंज, ब्रैकेट में लिख लेना केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज इज ऑल्सो नोन एज, ब्रैकेट में लिख लेना केमिकल रिएक्शन।
तो हमें 10th के केमिस्ट्री में बस ढेर सारा केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, दैट इज केमिकल चेंज पढ़ना है। पूरा 10th का केमिस्ट्री बस यही है, आपको रिएक्शन ही रिएक्शन मिलेगा ढेर सारा। केमिकल चेंज लिखो इसमें एरो देकर, a change in which chemical composition of substances change, a change in which chemical composition of substance changes, chemical composition of substance changes यानी मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आता है, कॉम्पोजिशन चेंज हो जाता है सब्सटेंस का, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज आता है। ठीक है, लिखो a change in which chemical composition of substance changes and one or more new substances are formed, and one or more new substances are formed, and one or more new substances are formed। कोई दिक्कत? क्लियर है ना यहां तक? इसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिख लो आप लोग, एक लाइन छोड़ करके लिखो, लिखो इट इज जनरली, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं, इट इज जनरली परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। इट इज जनरली, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। इट इज जनरली परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है परमानेंट एंड इररिवर्सिबल। जनरली केमिकल चेंज क्या होता है? परमानेंट या इररिवर्सिबल, है ना, परमानेंट चेंज होता है। ठीक है, मतलब एक बार हो गया तो आप वापस से इसको रिवर्स नहीं कर सकते हो मोस्ट ऑफ द केसेस में। लेकिन ऐसा भी कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होता है जो रिवर्सिबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट में लिखो जनरली, जनरली मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा नहीं। जनरली देयर इज, जनरली देयर इज absorption, generally there is absorption or release of energy, generally there is absorption or release of energy। केमिकल चेंज के टाइम क्या होता है? जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें देखने को मिलता है या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होता है या तो एनर्जी रिलीज होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, हमेशा ऐसा नहीं होता है। ठीक है, जनरली क्या लिखा है? जनरली, हाँ, देयर इज एब्जॉर्प्शन और रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, इसके बाद एक लाइन छोड़ करके लिखो आप लोग, लिखो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज, एक लाइन छोड़ करके लिखो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज फॉलोइंग थिंग्स आर ऑब्जर्व्ड। During a chemical change following things are observed। तो टोटल कितने टाइप का ऑब्जर्वेशन देखेंगे हम लोग? 6। ठीक है, उससे भी ज्यादा होता है, लेकिन हमें हमारे सिलेबस में सिर्फ 6 टाइप का ऑब्जर्वेशंस देखना है। ठीक है, जब भी केमिकल चेंज होगा ना तो आपको इन्हीं में से 6 कोई ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है ना? जो 6 हमें सिलेबस में पढ़ना, लिखो फर्स्ट है लाइट में बी प्रोड्यूस्ड। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है कि हमें क्या देखने को मिल सकता है केमिकल चेंज के टाइम? लाइट में बी प्रोड्यूस्ड, आपको लाइट देखने को मिल सकता है, लाइट में बी प्रोड्यूस्ड। इसका एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये बहुत फेमस एग्जांपल है, लैब में भी आपको कराया जाएगा, है ना। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, है ना, ये मैग्नीशियम है, दिस इज, लिख लेना, आप लिख लो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन,
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन है ना, यहाँ पे मैग्नीशियम का सिंबल Mg। देखो अगर आप किसी भी चीज को बर्न कर रहे हो, बर्न करना मतलब कंबशन रिएक्शन, और किसी भी चीज का कंबशन किस गैस के प्रेजेंस में होगा? विच गैस इज सपोर्टर ऑफ कंबशन? ऑक्सीजन। क्लास 8 में पढ़े थे ना, सपोर्टर ऑफ कंबशन इज ऑक्सीजन। तो कभी भी आपको ये बर्निंग या कंबशन दिखाई दे, समझ जाना कि किस गैस से रिएक्शन हो रहा है? ऑक्सीजन से। तो मैग्नीशियम का ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दो तो यहां पे आपको मिलेगा MgO, दैट इज दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, ये मैग्नीशियम है और ये क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैंने ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला कैसे लिख दिया? क्योंकि मुझे वैलेंसी याद है। आपको पता है ना मैग्नीशियम का वैलेंसी क्या होता है? 2। ऑक्साइड का वैलेंसी, ध्यान से सुनना जिसको जिसको नहीं पता है, मैग्नीशियम का वैलेंसी 2, ऑक्साइड का वैलेंसी 2। तो कभी भी अगर ऐसा हो जाए कि दोनों के वैलेंसी का कुछ कॉमन फैक्टर आ जाए, जैसे यहां भी 2 है यहां भी 2 है, तो दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? 2। दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है, HCF है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दोनों का 2 है। तो आप क्या करोगे? दोनों को उनके HCF से, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना। तो ये क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। अब आप इनको इंटरचेंज करोगे और 1 को हम लोग जनरली लिख कर शो नहीं करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg। देख रहे हो, केमिकल फॉर्मूला वही बना पाएगा जिसको वैलेंसी सब याद है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, कभी भी ऐसा हो जाए कि ये दोनों एलिमेंट का वैलेंसी का कॉमन फैक्टर आए कुछ, जैसे यहां भी 2 था यहां भी 2 था, इन दोनों का कॉमन फैक्टर 2 है, तो उस कॉमन फैक्टर से दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो ये 1 1 बन जाएगा। फिर इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या मिलेगा? MgO। वैलेंसी याद रहना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना यहां पर, जब ये मैग्नीशियम रिबन जलता है ना, इट बर्न्स विथ वाइट डैजलिंग फ्लेम। लिख लेना Mg, ऐसे लिख लेना, Mg रिबन बर्न्स विथ वाइट डैजलिंग फ्लेम। वाइट डैजलिंग फ्लेम मतलब ये इतना चमकदार होता है कि आप इसको डायरेक्ट आई से नहीं देख पाओगे, ऑटोमेटिकली आपका आईज क्लोज हो जाएगा। इट बर्न्स विथ वाइट डैजलिंग फ्लेम। सबको क्लियर है ना यहां तक? तो एक ऑब्जर्वेशन तो हमने देख लिया कि जब भी केमिकल चेंज होता है तो हमें क्या देखने को मिल सकता है? लाइट में बी प्रोड्यूस्ड। तो ऐसा ही 5 और ऑब्जर्वेशन है, उसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग। यहां तक क्लियर है ना सबको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, वैलेंसी याद कर लेना सब। ठीक है, तभी 10th का केमिस्ट्री स्ट्रांग होगा। तो यहां से फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।